नाम के अपोजिट जो छोटी आंत होती है वह पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होती है। वैसे तो नाम इसका छोटी आंत है तो हमें लगता है नाम के अकॉर्डिंग टू ये बहुत छोटा सा हिस्सा होगा, परंतु छोटी आंत जो होती है वह जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होती है, जिसकी लंबाई 22 फीट तक होती है। आप समझ सकते हैं हमारे शरीर के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर इसको छोटी आंत को डिवाइड करें तो छोटी आंत को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। 3 हिस्से में इसको डिवाइड किया गया है छोटी आंत को। जो हिस्सा आमाशय से स्टार्ट होता है उसे, जो आमाशय में हमने देखा था अभी पायरोलिक द्वार होता है जो कि आमाशय जो छोटी आंत से भोजन को पुनः आमाशय में जाने से रोकता है, उसे हम पायरोलिक द्वार कहते हैं। तो जहाँ जो हिस्सा आमाशय का खत्म होता है वहाँ से ही छोटी आंत का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, और उस जो हिस्सा जो स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पक्वाशय कहते हैं। यह पक्वाशय जो होता है वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के सी आकार का होता है, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी इसकी नली होती है। इसके अंदर पित्त एवं क्लोम रस की जो नलियां होती हैं वह इसके अंदर खुलती हैं, यानी कि यहाँ से पक्वाशय जो होता है, जो कि छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है, इस प्रथम भाग में पित्त एवं क्लोम रस का मिश्रण होना चालू हो जाता है भोजन में। पित्त रस जो होता है वह कहाँ से बनता है? पित्त रस जो होता है वो यकृत में बनता है, छोटी आंत में नहीं बनता है। पित्तरस जो होता है वो किस में बनता है? यकृत में बनता है, और यकृत से कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और पित्ताशय से फिर वह पक्वाशय में आता है। मतलब आप देखिए एक चीज दूसरी चीज से कैसे रिलेटेड होती है, ठीक है। जो यकृत होता है उसके अंदर कौन सा रस बनता है? पित्तरस बनता है। पित्तरस से वो कहाँ इकट्ठा होगा? पित्ताशय में इकट्ठा होगा, और पित्ताशय से वो कहाँ पे लेकर आएगा? इसको पक्वाशय में लेकर आएंगे। फिर हम बात करते हैं जेजुनम की। जेजुनम जो होता है वो छोटी आंत का 2/5 भाग होता है, यानी पूरी जो छोटी आंत होती है हमारा उसका 2/5 भाग जो होता है वो कौन सा होता है? जेजुनम होता है। यह कुंडलित भाग होता है। इस जो जेजुनम का कार्य होता है वह पाचन एवं अवशोषण का कार्य होता है, यानी कि हमारे भोजन का जो सबसे पाचन एवं अवशोषण का जो प्रमुख कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? जेजुनम के द्वारा। जेजुनम कौन सा हिस्सा होता है? छोटी आंत का वह मध्य का जो भाग होता है उसे हम जेजुनम कहते हैं, जिसके अंदर पाचन एवं अवशोषण होता है। और किसके द्वारा? क्योंकि ये छोटी आंत की बात करते तो इसके अंदर कौन सा रस निकलेगा? अंतरीय रस निकलेगा। आंत से अंतरीय रस, आमाशय से आमाशय रस, अंत्र से अंतरीय रस। इस तरह से आपको याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो आप ये देखिए कि अंतरीय रस जो जेजुनम में निकलता है उसके द्वारा भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेषांत्र की। शेष आंत का हिस्सा नाम से इंडिकेट है, शेष आंत का हिस्सा, यानी फर्स्ट 2 हिस्से कंप्लीट हो गए। थर्ड हिस्सा जिसको बोलते हैं शेषांत्र, यह इसको इलियम का नाम भी दिया गया है। यह 3/5 भाग, टोटल जो आंत होती है 22 फीट की छोटी आंत, उसका 3/5 जो भाग होता है वह इलियम का बना होता है। इसकी जो लंबाई होती है वह 3 मीटर के लगभग होती है। बिल्कुल सकरा, लंबा एवं कुंडलित भाग होता है आंत का। वैसे तो जो पूरी आंत होती है वही पूरी तरीके से हमारे शरीर के अंदर कुंडलित होती है, परंतु फिर भी ये शेषांत्र बिल्कुल कुंडलित भाग होता है। अब हम देखते हैं आंत की जो हमारी आंतरिक संरचना होती है वो किस तरीके से होती है। आंत की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना, उसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर की जो परत होती है वह होती है सिरोसा परत। आंत की सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है उस हिस्से को क्या कहा जाता है? सिरोसा परत कहा जाता है। सिरोसा परत के अंदर की जो हिस्सा होता है उसको हम मांसपेशिया परत कहते हैं। मांसपेशी, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? ये जो हमारी आंतें होती है इसके अंदर तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। यह तंतु या तो भोजन में से रस को मिक्स करने का कार्य करते हैं या भोजन के अवशोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो मांसपेशियां होती हैं इसके अंदर 2 प्रकार के पेशीय तंतु पाए जाते हैं। एक होता है बाहरी देहांतरिक पेशीय तंतु। कौन सा होता है? बाहरी देहांतरिक पेशीय तंतु। और अंदर का जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं अंदरूनी गोलाकार पेशीय तंतु, ठीक है। मांसपेशीय परत में 2 तरह के तंतु पाए जाते हैं। पहला है बाहरी देहांतरिक तंतु और दूसरा है अंदरूनी गोलाकार पेशीय तंतु पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मांसपेशियों के अंदर की परत की। सबसे बाहर की परत कौन सी है? सिरोसा परत। उसके नीचे की परत कौन सी होती है? मांसपेशीय परत। उसके नीचे की कौन सी होती है? सबम्यूकस। उसके नीचे की कौन सी होती है? श्लेष्मिक परत। ठीक है, तो मांसपेशीय परत और श्लेष्मिक परत के मध्य जो परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सबम्यूकस परत का नाम दिया जाता है। इस सबम्यूकस परत के अंदर खास तौर से देखिए, इस सबम्यूकस परत के अंदर ब्रुनर की ग्रंथियां होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, है ना। सबम्यूकस परत के अंदर ब्रुनर की ग्रंथियां होती हैं। ये काफी शाखान्वित होती है। शाखान्वित मतलब एक शाखा से दूसरी शाखा निकली हुई होती है। इससे जो स्त्रव होता है उसे कौन सा स्त्रव होता है? आंतरीय स्त्रव कहते हैं। आंत में जो स्त्रव होता है, हमने देखा था भी, उसको कौन सा स्त्रव बोलेंगे? आंतरीय स्त्रव बोलेंगे। और यह जो आपकी छोटी आंत है उसका जो थर्ड लेयर होती है, सब म्यूकस लेयर, उसके अंदर ब्रुनर की जो ग्रंथियां होती है, छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, उंगली समान संरचना होती है। इन उंगली समान जो संरचना होती है, इसके अंदर जो शाखादार होती हैं, इससे जो स्त्रव निकलता है उसे आंतरीय स्त्रव कहते हैं। ये जो स्त्रव निकलता है इससे, सब म्यूकस परत से जो स्त्रव निकलता है, यह लिवर कुल की दरारों में डाल दिया जाता है और इन दरारों से यह आंत के अंदर आता है। सबसे पहले क्या हुआ? सबम्यूकस हुई। सबम्यूकस परत के अंदर ब्रुनर की ग्रंथियां हुई। इस ग्रंथियों से स्त्रव हुआ। स्त्रव होने के बाद में लिवर कुंड की दरारों में डाल दिया गया। लिवर कुंड की दरारों में डालने से वह किस में आ गया? आंतों में आ गया। और इस रस का नाम जो दिया गया है वह कौन सा दिया गया है? अंतरीय रस का इसका नाम दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सबसे अंदर की लेयर की। आंत की, छोटी आंतों की जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं श्लेष्मिक परत। इसमें भी उंगली समान संरचना होती है। इसमें जो उंगली समान संरचना होती है उसे आंत्र अंकुर कहते हैं। ठीक है, आंत्र अंकुर नाम क्यों दिया गया है इसका? क्योंकि आंतों के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम आंत्र अंकुर कहा जाए। उंगली समान संरचना होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया है अंकुर। तो ये जो आंत्र अंकुर होती हैं, यह स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती हैं, उन स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? पके जो हमारा भोजन पच जाता है उसको रक्त में मिक्स करने का काम होता है। आंतरिक अंकुर जिसका हमने बात करी अभी, यह जो उंगली समान संरचना होती है, इनका प्रमुख कार्य भोजन को पचाने का, भोजन को अवशोषण करने का कार्य होता है। यानी सबम्यूकस परत का तो काम क्या होगा? आंतररस को निकालना। ठीक है, आंतररस से क्या होगा? भोजन पचने के बाद में श्लेष्मिक परत के अंदर जो उंगली समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसे आंतर अंकुर कहते हैं, उसके द्वारा भोजन को रक्त में डाल दिया जाता है। भोजन को रक्त में डालने का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज सबसे सिंपल कंपाउंड होता है, उसमें उसको मिक्स करना, किसके अंदर? ब्लड के अंदर मिक्स करना, जिससे कि हमें कार्य करने की ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है। आंतरिक रस जो होता है, जो कि छोटी आंत से स्रवण होता है, जो उसके कई तरह से कार्य होते हैं। यानी कि हमारे भोजन को जो पचाने का कार्य करता है, वह पचाने का कार्य कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से या जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें कौन सा रस निकलता है? आंतर रस निकलता है। आंतर रस में किस भोजन को किस प्रकार से पाचन किया जाता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें जो प्रोटीन होता है, वो उसका जो पेप्टोन होता है, प्रोटीन के अंदर पाया जाने वाला पेप्टोन होता है, उसको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटीन एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। जो प्रोटीन के अंदर पेप्टोन जो होता है वह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमें इसको क्या करना, कन्वर्ट करना है सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। पाचन का तो यही कार्य होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना और फिर उसको ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के अंदर भेज देना, है ना। तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के अंदर जो प्रोटीन में पेप्टोन पाया जाता है वो पेप्टिडेज। आप एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जो हम नाम ले रहे हैं उसकी मिलता जुलता ही नाम होगा उसके एंजाइम्स का भी, और जो उसका सिंपल प्रोडक्ट भी होगा। हमने नाम लिया पेप्टोन, प्रोटीन से हमने नाम लिया पेप्टोन। पेप्टोन को किस में कन्वर्ट किया? अमीनो अम्ल, जो कि सिंपलर फॉर्म होता है। इसके अंदर जो एंजाइम उपयोग में आता है वो होता है पेप्टिडेज। यानी कि पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है? पेप्टिडेज का होता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? माल्टेज। माल्टोज से माल्टेज। माल्टेज जो होता है एक तरह का एंजाइम होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स कुछ नहीं होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो कि अधिक एसिडिक माहौल में और अधिक अम्लीय माहौल में, न ज़्यादा एसिडिक माहौल में न ज़्यादा अम्लीय माहौल में रह पाते हैं, और वह हमारे शरीर के अंदर बहुत ही उपयोगी होते हैं और इजीली कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। 0 डिग्री पे, बहुत 100 डिग्री
पे ये अपने आप ही निष्क्रिय हो जाते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो माल्टेज एंजाइम से माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये हमारे शरीर के अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट होते हैं, सिंपलर प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, छोटी आंत के द्वारा हो जाता है। फिर है ये सुक्रोज, देखिए वापस नाम सेम आ गया। सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज में। सुक्रोज जो होती है वह ट्राइग्लिसराइड, फिर डाइग्लिसराइड और मोनोसैकेराइड्स है ना, मतलब सिंपल प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट करते रहते हैं। तो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। वसा को लाइपेज के द्वारा वसीय अम्ल और ग्लूकोज में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर ग्लिसरॉल से और वसीय अम्ल से यह और सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि वसा जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है जिसको हम भोजन में ग्रहण करते हैं, इसके ऊपर लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है वह क्रिया करता है। लाइपेज नाम का एंजाइम क्रिया करने के बाद में यह वसा जो है वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। दूध में जो उपस्थित शर्करा होती है वह दूध में लैक्टेज में जो एंजाइम्स होते हैं वह रिएक्ट करते हैं। लैक्टेज नाम का एंजाइम दूध की शर्करा में रिएक्ट करने के बाद में यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दूध की शर्करा को कौन कन्वर्ट करता है, लैक्टेज नाम का एंजाइम। किसको कन्वर्ट करता है, दूध में उपस्थित शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर है ट्रिप्सिनोजन जो होता है शरीर के अंदर पाया जाता है, यह इसमें एंटेरोक्सिन जो एंजाइम होता है वह कन्वर्ट करके किसको कन्वर्ट कर देता है, रिएक्ट करके ट्रिप्सिन नामक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। एंटीरोजन एंजाइम जो होता है वह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, आंत्र के रस के होते हैं। हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है, जो सबसे पाचन अंग का सबसे लंबा भाग होती है, सबसे बड़ा भाग होती है, जिसके अंदर की भोजन का पाचन एवं कुछ हद तक अवशोषण का कार्य भी यहीं पे हो जाता है। इसके अंदर आंत्र रस निकलते हैं और आंत्र रस में प्रोटीन, माल्टोज, सुक्रोज, वसा, दूध, शर्करा आदि जितने भी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं, उन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में ये जो रक्त होता है इसके द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है और हमारे शरीर के अंदर क्या मिलती है, कार्य करने की एनर्जी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज प्राप्त होती है जिससे हमारे शरीर कार्य कर सकता है। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के सबसे लास्ट पार्ट की, जो होता है बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। जैसे छोटी आंत को हमने बांटा था, उसी तरीके से बड़ी आंत को भी यदि हम डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कोलोन, सीकम और मलाशय। कोलोन जो होता है सबसे छोटी आंत से जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को हम कोलोन कहते हैं। कोलोन जो होता है जिसकी लंबाई होती है 4.5 से 5 फीट तक की इसकी लंबा होता है। अंग्रेजी का जो एस अल्फ़ाबेट होता है अक्षर, उसके आकार इसके मिलता जुलता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वह छोटी आंत से बड़ा होता है, इसीलिए इसको बड़ी आंत का नाम दिया गया है। इसके अंदर अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं, जिसे इन पेशियों का नाम दिया गया, वह टीनी दिया गया। ठीक है, यह तो होती है कोलन की संरचना। नेक्स्ट है सीकम। सीकम जो होता है वह कोलोन से स्टार्ट होता है और मलाशय के जो मध्य वाला हिस्सा होता है वह सीकम का नाम दिया गया है। सीकम जो होता है वह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके अंत में, सीकम के अंत में अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स का नाम आपने सुना ही होगा। हालांकि शरीर में ऐसा कोई अपेंडिक्स का कार्य नहीं होता है, परंतु फिर भी अपेंडिक्स एक संरचना होती है जो कि बड़ी आंत का जो सीकम पार्ट होता है, उस सीकम पार्ट के लास्ट का जो हिस्सा होता है उसे हम अपेंडिक्स नाम देते हैं। सीकम का जो जुड़ता हुआ हिस्सा होता है, या सीकम बड़ी आंत का जो लास्ट का हिस्सा होता है, पाचन तंत्र का जो लास्ट का हिस्सा होता है, उसे मलाशय कहा जाता है। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह गुदानली का भाग होता है और यह 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके अंदर, मलाशय के अंदर जो मल होता है इकट्ठा किया जाता है। मल क्या होता है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो पाचन के द्वारा निकाल दिया जाता है। हमने जो भी अच्छा पदार्थ हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ वो हमने ब्लड में हमने ले लिया है। अब जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है वह किस में इकट्ठा हो जाता है, मलाशय के द्वारा इकट्ठा हो जाता है।
और ये हमारे शरीर का पाचन तंत्र का सबसे लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ी आंत का क्या क्या कार्य होते हैं। बड़ी आंत का जो होता है कार्य, सबसे पहला होता है जल का अवशोषण करना। शरीर के अंदर जितना भी जल होता है जो हम ले लेते हैं शरीर के अंदर, उसे रक्त में पहुंचाना का कार्य किसका होता है? जल का अवशोषण का कार्य बड़ी आंत का होता है। अपशिष्ट पदार्थों का मलाशय में जमाव करना, यानी हमारे शरीर के अंदर भोजन ले लिया गया, भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन का पचाने का कार्य हो गया, शरीर के अंदर पचने के बाद में उसका अवशोषण का कार्य हो गया। अवशोषण में रक्त में जो भी अच्छा पदार्थ था, ग्लूकोज है, सिंपल प्रोडक्ट था, वो हमारे शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया गया। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको इकट्ठा करने का, जमाव करने का कार्य किसका होता है? वह भी बड़ी आंत का होता है। खमीरीकरण का जो कार्य होता है वह भी किसका होता है? भोजन का जो खमीरीकरण होता है उसका कार्य भी बड़ी आंत का होता है। इसमें से क्या होता है? खमीरीकरण के कारण कई प्रकार की जो गैसेस होती हैं वह गैसेस शरीर के अंदर बन जाती हैं, जो कि मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ग्लूकोज कुछ हद तक, कुछ अंशतः ग्लूकोज का जो अवशोषण का कार्य होता है शरीर के अंदर, वह भी किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत के द्वारा होता है। कुछ उपयोगी वस्तुएं जो शरीर के अंदर होती हैं, उनका जो संश्लेषण का कार्य होता है वह भी बड़ी आंत के द्वारा होता है। इसमें म्यूकस का स्त्रवण भी होता है। और सबसे प्रमुख कार्य होता है जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, वो जिसका के नाम मल दिया गया है, उन मल को समय समय पर शरीर से विसर्जित करते रहना, ताकि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिसिटी पैदा ना हो पाए, या शरीर की जो आंतें होती हैं उसको पूरी तरीके से कार्य कर सके। इसका कार्य भी बड़ी आंत का ही होता है। आप देखिए, हमने पढ़ना शुरू करा था मुख से लेके, ठीक है, मुख से लेके हमारी बड़ी आंत तक हमने विभिन्न अलग अलग ऑर्गन्स पढ़े। हर ऑर्गन का शरीर के अंदर अलग रोल होता है। हर जो भोजन पचाने का कार्य होता है, भोजन अवशोषण का कार्य, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत जो होती है वह जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होती है, सबसे ज़्यादा कार्य करती है। सबसे ज़्यादा कार्य करने का मतलब होता है इसके अंदर क्या होता है? भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन करने का कार्य। विभिन्न तरह के रस निकलते हैं इसके अंदर, विभिन्न तरह के जो रस होते हैं वह रस निकल के जो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है उसको सरल यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं, और उन यौगिकों का अवशोषण रक्त के द्वारा कर लिया जाता है, और भोजन को जो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी आती है वह इस कारण से, जो रक्त में जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उस कारण से हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। यदि आप भोजन अच्छा सॉलिड न्यूट्रिटिव करेंगे तो नो डाउट आपका शरीर में ज़्यादा एनर्जी और आपका शरीर ज़्यादा मोर पावरफुल रहेगा, आपकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वह बढ़ जाती है। इसलिए भोजन हमेशा सुपाच्य ही करना, सुपाच्य प्लस न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला ही करना चाहिए।